नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुबशरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर शिंदे बीजेपी के बीच टकराव की, संभल मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, देखेंगे झारखंड में शपथ लेते ही एक्शन मोड में आए हेमंत सोरेन को, एमके स्टालिन के पीएम मोदी पर लगाए आरोपों को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे क्यों एक बार फिर विवादों में फंसे शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा। करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर पर्दा अब हटने ही वाला था कि अचानक एक खबर निकलकर सामने आई कि शिंदे ने बीजेपी के साथ बड़ा खेल कर दिया है। सीएम पद को लेकर होने वाली मीटिंग से पहले ही शिंदे गांव निकल गए, जिसके बाद महायुति को बैठक रद्द करनी पड़ी। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के चेहरे का जलान होने ही वाला था, लेकिन इस बीच महायुति खेमे से एक बड़ी खबर सामने आई कि सीएम पद की घोषणा से पहले ही महायुति की बैठक रद्द कर दी गई है। इस बैठक को अचानक रद्द किया गया। वही खबरों की माने तो पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे अपने मूल गांव सतारा जा रहे हैं। वहीं अगले 2 दिनों तक यहां कोई भी बैठक नहीं होगी। ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच किस तरीके से तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, और खुद बीजेपी में ही इसको लेकर आमने सामने की टक्कर देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर शिवसेना और बीजेपी के बीच हुई तनातनी अब किसी से छिपी नहीं है। बीजेपी राज्य के साथ केंद्र की मोदी सरकार के अस्तित्व को ध्यान में रखकर अपना नफा नुकसान का गणित लगा रही है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के घर गुरुवार को देर रात तक मंथन हुआ। करीब 2.5 घंटे तक चली मीटिंग में मंत्रिमंडल बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। साथ ही तय कर लिया गया है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। वहीं सूत्रों की माने तो एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनाने का फैसला बैठक में कर लिया गया है। हालांकि शुरू में डिप्टी सीएम को लेकर शिंदे तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में उनका रुख नरम पड़ गया। बैठक के बाद एकनाथ शिंदे ने कहा बैठक सकारात्मक रही। हालांकि सूत्रों की माने तो एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय अपने पास रखना चाहते हैं, जो एक शर्त के तौर पर बीजेपी के सामने रखी गई है, जिस पर बीजेपी की टेंशन बढ़ी हुई है, क्योंकि बीजेपी ने अगर शिंदे की शर्त मानी तो गृह मंत्रालय जैसा बड़ा विभाग उसके हाथ से निकल जाएगा। हालांकि शिंदे बीजेपी के लिए इस वक्त सरदर्द बने हुए हैं। कम सीटें आने के बाद भी महाराष्ट्र की सियासत और बीजेपी के अस्तित्व के लिए शिंदे का रोल बेहद अहम माना जा रहा है। बता दें कि बीजेपी ने शिंदे को सीएम पद अपने पास रखने के बदले में डिप्टी सीएम बनाने के साथ ही शहरी विकास मंत्रालय देने और केंद्र में मंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया था। बीजेपी का ऑफर शिंदे को ज्यादा रास नहीं आया। इसके बाद बुधवार को शिंदे ने बीजेपी के सामने 2 शर्त रख दी। पहली, शिंदे अपने पास गृह मंत्रालय रखना चाहते हैं, और दूसरा, शिंदे की पार्टी से 2 डिप्टी सीएम फडणवीस सरकार में शामिल होना। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बीजेपी केंद्र में मोदी सरकार बचाए रखने और शिंदे के भरोसेमंद होने के चलते इन शर्तों को मान सकती है। बहरहाल महाराष्ट्र की राजनीति में आगे बहुत कुछ नए मोड़ देखने को मिल सकते हैं। आज मुंबई में शाम को महायुति की टॉप 3 नेताओं देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की बैठक होगी। इसके अलावा कल विधायक दल का नेता चुनने के लिए बीजेपी विधायकों की बैठक भी हो सकती है, और बाद में महायुति की एक आखिरी बैठक दिल्ली में भी होनी बाकी है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा के 2 ऑब्जर्वर भी 1 दिसंबर को मुंबई जाएंगे। वो विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे और सीएम के नाम का ऐलान करेंगे। हालांकि बीजेपी मराठा नेताओं पर भी विचार कर रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि सीएम चुनने में जातीय गणित की बड़ी भूमिका हो सकती है, क्योंकि 288 सीटों की विधानसभा में मराठा समुदाय के विधायक बड़ी संख्या में है। देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण है। 2019 के चुनाव में 288 में से 160 विधायक मराठा समुदाय के थे। राज्य में अब तक कुल 18 मुख्यमंत्रियों में से 10 मराठा समुदाय के रहे हैं, जिसमें कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नाम भी शामिल है। हालांकि कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे ने 27 नवंबर को ठाणे में कहा कि भाजपा का सीएम हमें मंजूर है, मुझे पद की लालसा नहीं। जब मैं मुख्यमंत्री था तब मोदी जी मेरे साथ खड़े रहे। अब वो जो फैसला लेंगे वो स्वीकार होगा। ऐसे में अब देखना यह है कि बीजेपी शिंदे की अहमियत को तवज्जो देती है या जातीय गणित पर सियासी दांव चलती है। यूपी के संभल मस्जिद का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मस्जिद कमेटी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें मस्जिद को लेकर निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई। तो क्या है पूरा मामला और क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में संभल की शाही जामा मस्जिद का मामला दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है। इस बीच अब ये मामला देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंच चुका है। इसी कड़ी में शुक्रवार 29 नवंबर को इस मामले पर सुनवाई हुई। मामले पर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि मस्जिद समिति को कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करने का मौका मिलना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने कहा कि मस्जिद कमेटी अपील करे तो इस मामले में 3 दिन के भीतर सुनवाई भी की जाए। साथ ही कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि सर्वे रिपोर्ट सीलबंद रखी जाए। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका दायर की गई थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि वहाँ पे पीस और हार्मनी मेंटेन रहे, और स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से जो काउंसिल प्रेजेंट थे उन्होंने कहा कि हम सारी कोशिश और हम पूरा दायित्व है पीस और हार्मनी मेंटेन करने का। इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो मस्जिद कमेटी थी जिन्होंने एसएलपी दायर की थी उनको कहा कि आप इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, और हाई कोर्ट में जाने का उनको एक लिबर्टी दी है।
साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर आप हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो मामला हाईकोर्ट के सामने लिस्ट किया जाए और हाईकोर्ट के फर्दर डायरेक्शंस तक के लिए वेट किया जाए और तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी जब तक हाईकोर्ट अपना निर्देश नहीं दे देता है। और ये मामला अभी ट्रायल कोर्ट में 8 जनवरी को लगा हुआ है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया है कि जो एडवोकेट कमिश्नर महोदय हैं वो अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करेंगे। बता दें, मस्जिद कमेटी की तरफ से 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें याचिका में निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के सर्वे के फैसले पर तुरंत रोक लगाने की अपील भी की गई। याचिका में लिखा गया, सिविल कोर्ट ने जिस जल्दबाजी में सर्वे की अनुमति दी और जिस तरह से उसे 1 दिन के भीतर पूरा करा लिया गया, उससे बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ। इससे देश में धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक ताने बाने को खतरा पैदा हुआ। मामले में सीजीआई ने सुनवाई करते हुए कहा कि याचिका लंबित रहेगी और इस पर 6 जनवरी के बाद सुनवाई होगी। सीजीआई ने कहा, हम चाहते हैं संभल में शांति रहे, प्रशासन को ये सुनिश्चित करना चाहिए। साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले में निचली अदालत की कोई भी एक्शन लेने की गुंजाइश नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ये आदेश विवाद के शांतिपूर्ण समाधान और संवेदनशील मुद्दे पर किसी भी तनाव से बचने की दृष्टि से दिया गया है। बताते चले कि संभल में सर्वे के बाद हुई हिंसा का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट भी पहुँच गया है। संभल में 19 नवंबर को कोर्ट के आदेश के बाद जमा मस्जिद में पहली बार किए गए सर्वे के बाद से इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। सर्वे के बाद हुई हिंसा में 4 युवकों की मौत हो गई। इधर हिंसा प्रभावित संभल में जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शपथ लेते ही एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। शपथ लेने के तुरंत बाद पहले ही दिन बिना मंत्रियों के सीएम हेमंत सोरेन ने कई अहम और बड़े फैसले ले लिए, जिसकी इस वक्त चर्चाएं जोरों पर हो रही है। तो क्या है मामला, पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को सीएम पद की शपथ लेने के बाद पदभार संभालते ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और उसमें 2 बड़े फैसले लेकर सभी को चौंका दिया। सबसे पहले उन्होंने एसीबी डीजी के पद पर तैनात अनुराग गुप्ता को एक बार फिर झारखंड के डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। वहीं दूसरा बड़ा फैसला करते हुए उन्होंने राज्य की महिलाओं को बड़ा तोहफा दे दिया। सीएम हेमंत सोरेन ने दिसंबर महीने में ही मैया सम्मान योजना के तहत राज्य की हर महिला लाभार्थी को 2500 रुपए हर महीने उनके बैंक खाते में भेजने के निर्देश दे दिए। सीएम ने अपनी सरकार बनते ही मीडिया से बातचीत में कहा, It's a mandate which is given by the people of Jharkhand and we happily accept it because there are so many challenges are also still there, and being as a brother, being as the Jharkhand's son, I can definitely say the love and affection which is given by the native or the people of Jharkhand, I think definitely the Hemant will fulfill all the beliefs, their love and the aspirations which we are having right now to having a thriving Jharkhand. I think better he will show by his work, and I just congratulate Hemant sir also, being as a MLA of Gande. A very very congratulations to sir, and because the people of Jharkhand are having a spot on the Hemantji and our Mahagathbandhan, which is mandate which is given by them. We really humbled, we are thriving, and we are so much excited to work again for the 5 years. Thank you, sir. चुनावी विश्लेषकों के मुताबिक मैया सम्मान योजना ने हाल ही में झारखंड विधानसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की जीत सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव ने महिला मतदाताओं पर बढ़ते राजनीतिक फोकस को उजागर किया। राज्य में महिलाएं गेम चेंजर की भूमिका में दिखाई दी। साथ ही महिलाओं ने चुनावी परिणाम को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ये बदलाव झारखंड के साथ ही महाराष्ट्र में भी देखने को मिले। आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में बढ़ चढ़कर वोट किए। ऐसे में महिलाओं की ताकत से सत्ता में लौटे हेमंत सोरेन ने महिलाओं को उनके योगदान का तोहफा दिया। साथ ही विपक्षी पार्टियों को अपनी ताकत का एहसास भी करा दिया। बता दें कि झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ने गुरुवार को शपथ ली। इस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित इंडिया गठबंधन के कई बड़े राजनीतिक नेता शामिल हुए। जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन ने लगातार दूसरी बार राज्य में सत्ता हासिल की। 81 सदस्यीय विधानसभा में 56 सीटें जीती हैं, जबकि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को मात्र 24 सीटें मिली हैं। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने मोदी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। स्टालिन ने दावा किया है कि मोदी सरकार का दक्षिण राज्यों के प्रति रवैया भेदभावपूर्ण रहा है। उनकी नीतियां यहां लोगों के खिलाफ हैं। स्टालिन ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी है। तो क्यों पीएम मोदी पर स्टालिन ने लगाए हैं आरोप, देखिए इस रिपोर्ट में।
तमिलनाडु और केंद्र सरकार एक बार फिर आमने सामने आ गए। इस बार ये मुद्दा टंगस्टन खनन को लेकर सामने आए, जहां तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मदुरै जिले में टंगस्टन खनन अधिकार दिए जाने के केंद्र के फैसले का कड़ा विरोध किया है। इसी कड़ी में स्टालिन ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर इसे रद्द करने की मांग की है। स्टालिन ने मोदी को लिखे पत्र में कहा कि अधिसूचित जैव विविधता विरासत स्थल खनन के लिए प्रस्तावित क्षेत्रों में से एक है और घनी आबादी वाले गाँव में वाणिज्यिक खनन निश्चित रूप से लोगों को प्रभावित करेगा, जिन्हें अपनी आजीविका हमेशा के लिए खत्म होने का डर है। इसलिए राज्य वहां खनन की अनुमति कभी नहीं देगा। इस खनन को लेकर राज्य में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में सीएम स्टालिन ने केंद्र सरकार से सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए कह दिया है कि पीएम मोदी तत्काल इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करे। बता दें, इससे पहले भी तमिलनाडु सरकार ने 3 अक्टूबर 2023 को लिखे पत्र के माध्यम से महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के खनन अधिकारों की इस तरह से नीलामी पर चिंता जाहिर की थी। स्टालिन ने अपने पत्र में कहा, लेकिन तत्कालीन केंद्रीय संसदीय कार्य, कोयला और खनन मंत्री ने 2 नवंबर 2023 को लिखे अपने पत्र में इसे खारिज करते हुए कहा था कि देश के व्यापक हित में खनन मंत्रालय द्वारा महत्वपूर्ण खनिजों की नीलामी को रोका नहीं जा सकता। लेकिन इस बार स्टालिन ने साफ कर दिया है कि अगर खनन को लेकर केंद्र का रवैया ऐसा ही रहेगा तो वो राज्य में खनन की इजाजत नहीं देंगे। बता दें, इससे पहले गुरुवार को स्टालिन तमिलनाडु में विश्वकर्मा योजना लागू करने से भी साफ मना कर चुके हैं। प्रधानमंत्री के लिखे पत्र में उन्होंने विश्वकर्मा योजना को जाति आधारित बताया है। सीएम ने बताया कि तमिलनाडु सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को पत्र लिखकर योजना में कुछ बदलाव सुझाए थे। मंत्रालय से आए जवाब में सुझावों का कोई जिक्र नहीं था, इसलिए तमिलनाडु सरकार योजना को अपने राज्य में लागू नहीं करेगी। ऐसे में अब स्टालिन ने चेतावनी दे दी है कि तमिलनाडु सरकार इन इलाकों में माइनिंग की इजाजत कभी नहीं देगी। खनन मंत्रालय राज्य सरकार से बात किए बिना माइनिंग के लिए बोली न लगवाए। ऐसे में मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई है और एम.के. स्टालिन सामने आकर इसका विरोध कर रहे हैं। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। ईडी ने पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा के घर, ऑफिस और उनके करीबियों के घर पर एक के बाद एक छापेमारी की है। इस मामले में राज कुंद्रा पहले जेल भी जा चुके हैं। एक बार फिर से इस विवाद में वो फंस गए। तो क्या है पूरा मामला और क्यों इस विवाद में फंसे, देखिए इस रिपोर्ट में। शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा एक बार फिर विवादों में फंस गए। राज कुंद्रा के घर और ऑफिस में ईडी की रेड पड़ी है। ईडी ने शुक्रवार सुबह छापेमारी की। घर के बाद राज कुंद्रा के दफ्तर में भी छापा मारा गया है। इसके बाद से ही मुंबई से लेकर यूपी तक अलग अलग 15 ठिकानों पर तलाशी की जा रही है। इसके जरिए ईडी मोबाइल एप्लीकेशन और दूसरे माध्यमों से पोर्नोग्राफी के सर्कुलेशन का पता लगाने में जुटी हुई है। बता दें, राज कुंद्रा पर आरोप है कि वो एक ऐप हॉटस्पॉट के जरिए पोर्न कंटेंट लोगों तक पहुंचाते हैं और इसका प्रोडक्शन भी करते हैं। इस ऐप के मालिक राज कुंद्रा है। उनकी ये ऐप पहले गूगल और एप्पल पर भी उपलब्ध थी। हालांकि 2021 में उनके खिलाफ केस होने के बाद इसे हटा दिया गया था। बता दें, फरवरी 2021 में मड आइलैंड में पुलिस ने छापा मारा और पोर्न रैकेट का भंडाफोड़ किया था। इस केस में टीवी एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ का नाम भी सामने आया था। पुलिस को गहना से राज कुंद्रा की कंपनी विहान एंटरप्राइज के बारे में पता लगा था। इसमें सामने आया था कि उमेश राज कुंद्रा के लंदन स्थित बहनोई प्रदीप बख्शी को सारे वीडियो एक शेयरिंग एप्लीकेशन से भेजता था। प्रदीप कंपनी कैंड्रीन के ऐप के सारे वीडियो अपलोड करता था। चार्जशीट के मुताबिक उमेश के मोबाइल से हॉटशॉट ऐप का अकाउंट और हॉटशॉट टेकन डाउन नाम के 2 व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में पता चला। इन दोनों ग्रुप का एडमिन भी राज कुंद्रा को बताया जा रहा है। बताते चले, राज कुंद्रा पर लगे पोर्नोग्राफी मामले में फरवरी 2021 में मुंबई पुलिस ने मड आइलैंड में एक बंगले पर रेड मारी थी। वहां अडल्ट फिल्में शूट होती थी। जुलाई में राज कुंद्रा को इस केस में अरेस्ट भी कर लिया गया था। इस मामले में राज कुंद्रा ने 63 दिन जेल में भी बिताए और इसी मामले में एक बार फिर ईडी की रेड पड़ी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।